हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने देखा हुआ था डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में, यानी डिज़ाइन स्टेप के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसमें हमने टू वे स्लैब की डिज़ाइन को किया हुआ था। अब उसी डिज़ाइन पे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से टू वे स्लैब से और वन वे स्लैब दोनों से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। ये हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम इसी पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे, जितना छोटा क्वेश्चंस दिख रहा है उतना छोटा हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें इसका डिज़ाइनिंग प्रोसीजर करना है, यानी हमें 9-10 स्टेप में पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी होगा, तो आप पेशेंस रखें। और मैं आपको एक सजेस्ट देना चाहूँगा कि आप जो है जब ये न्यूमेरिकल को आप कर रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठें, और बीच बीच में जो मैं डाटा लिखता हूँ कि गुणा भाग जो भी रहता है, आप कैलसी को चलाते रहें, ताकि आपका स्पीड भी मेंटेन हो और साथ में साथ अपना भी थोड़ा सा अपने से करें उसको सॉल्व। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं टू वे स्लैब का एक न्यूमेरिकल, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेंथी होगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ठीक है, समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को, उसके बाद फिर हम आंसर इसका डिज़ाइनिंग प्रोसीजर करने वाले हैं। तो हमने देखा अब सबसे पहले कि डिज़ाइन अ टू वे रेनफोर्स्ड स्लैब। इसने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसा स्लैब है, टू वे स्लैब है। यानी हमें जो निकालना था पहले स्टेप में हमने क्या बताया था कि सबसे पहले यही तो पता करेंगे कि ये स्लैब है कैसा, वन वे है या टू वे है। तो इसने तो बता दिया, यानी इसमें हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है अगर जिस क्वेश्चंस में अगर नहीं दिया रहे कि वन वे है या टू वे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा। तो डिज़ाइन अ टू वे रेनफोर्स्ड स्लैब फॉर फॉलोइंग डाटा, यानी टू वे स्लैब है जिसका डाटा हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड है, और इसके कॉर्नर जो है वो हेल्ड डाउन नहीं है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द रूम, यानी एक जो रूम है उसका जो साइज है वो 3.5 मीटर गुणे 4 मीटर दिया हुआ है। लाइव लोड दिया हुआ है कितना, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हमें जो कंक्रीट यूज़ करनी है वो M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करनी है, और FE 415 ग्रेड का हमें क्या स्टील यूज़ करना है। ठीक है, हमें स्टील यूज़ करना है। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी है, लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अच्छे से इसको समझेंगे क्वेश्चंस को। अगर आपने एक बार इसको समझ गए तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। तो M20 के लिए FCK कितना होगा, मैंने आपको बता चुका है। M20 के लिए FCK के लिए ये क्या होगा, 20 हो जाएगा। FCK कितना होगा, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप जानते हैं, मैंने पहले बताया है। FY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो हमें गिवन है मैं वही लिख रहा हूं अभी। ठीक है, अब F हमने बताया था XU मैक्स की वैल्यू FE 415 के लिए, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 0.53D था, फिर उसके बाद 0.48D और फिर 0.46D था हमारा। तो FE 250 के लिए कितना था, 0.53D था। फिर FE 415 के लिए XU मैक्स की वैल्यू कितनी थी, 0.48D थी। और इसके बाद FE 500 के लिए हमारी वैल्यू कितनी थी, 0.46D थी। ये हमने आपको बताया हुआ था। तो XU मैक्स की वैल्यू कितनी होगी 415 के लिए, 0.48D, ये हो गई। अब MU मैक्स की, MU लिमिटिंग की वैल्यू ध्यान देंगे, ये लिमिटिंग है, इसकी वैल्यू हम टेबल से निकाल लेंगे। टेबल कौन से टेबल से, टेबल नंबर 5 से, टेबल नंबर 5.7 से हम निकाल लेंगे MU लिमिट की वैल्यू। ध्यान देंगे, MU लिमिट की वैल्यू कहाँ से हमें पता चलेगी, इसकी वैल्यू हमें पता चलेगी टेबल नंबर 5.7 से। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 0.138 BD स्क्वायर इंटू FCK मिलेगा आपको देखने के लिए। किस ग्रेड के लिए,
Fe 415 ग्रेड के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम अब क्या निकालने वाले हैं, सबसे पहले चेक करेंगे कि वन वे है या टू वे है। ठीक है, गिवन अब आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि रूम की साइज दी हुई है 3.5 मीटर और 4 मीटर, तो L/V बराबर क्या होगा, लेंथ कितनी है 4 मीटर, ब्रीथ कितनी है 3.5 मीटर, ये मीटर में है। तो ये कितना वैल्यू आएगी 1 पॉइंट, आप इसको कैलसी से सॉल्व करते रहें, मैंने पहले ऑलरेडी कर लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन पहले से कर लिया है। ठीक है, जितनी भी डाटा हमें न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है उसको मैंने किया है। आप इस न्यूमेरिकल को जब कर रहे हैं, अब जैसे मैंने लिखा है L/4/3.5, आप वीडियो को पॉज करिए यहीं पे और आगे लिखिए कि क्या आने वाला है 1.14। अब देखो L/B की वैल्यू 1.14 का मतलब कि 2 से कम है। ध्यान देंगे ये कैसा है, 2 से कम है। और टू वे की क्या कंडीशन थी, यही कंडीशन थी कि वैल्यू क्या थी 2 से कम आएगी। यानी हमने क्या कहा यहाँ पे कि ये कैसा है, हम लिख सकते हैं दस दिस इज अ टू वे स्लैब, यानी ये क्या है, टू वे स्लैब का कंडीशन है। यहीं से पता चलता है, यहीं से हमें क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि वन वे है या टू वे है। अगर 2 से वैल्यू ज़्यादा होगी या बराबर होगी तो वो कैसा होगा, वन वे होगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस न्यूमेरिकल को अब आगे फर्दर, अभी तो हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया है, अभी तो वही किया है जो हमारे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे जो मैंने जब डिज़ाइन किया था तो दूसरा प्रोसीजर आपको याद हो, दूसरा स्टेप जो दूसरा था उसमें हमने बताया था डेप्थ के बारे में। आप वीडियो को ज़रूर देखें, जो हमारा डिज़ाइनिंग है विदाउट डिज़ाइन का वीडियो देखें, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कदापि ना करें, नहीं तो कर नहीं पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरा डेप्थ निकालने वाले हैं। हमने आपको बताया था हम क्या करने वाले थे, डेप्थ निकालने वाले हैं। डेप्थ कहें या थिकनेस कहें ऑफ द स्लैब एंड स्पान, यानी स्पैन भी निकाल लेंगे और डेप्थ भी, डेप्थ हो सकता है या थिकनेस। ठीक है, अब हमने कहा था कि डेप्थ यानी थिकनेस ऑफ स्लैब का जो डेप्थ है वो हम कैसे निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम क्या करते हैं, Fe 415 ग्रेड के लिए, ध्यान देंगे यहाँ पे Fe 415 ग्रेड का अगर हम स्टील यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए स्पैन अपॉन डेप्थ का जो रेशियो हम कंसीडर करते हैं सिंपली सपोर्टेड के केस में, ध्यान देंगे सिंपली सपोर्टेड के केस में स्पैन अपॉन डेप्थ इज इक्वल टू 28 होता है। और ये अब कहाँ से ये मिला हमें, ये अगर वैल्यू अगर आपको चेक करना है तो आप टेबल 5.6 में जा सकते हैं जो IS कोड हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या कहा, ये SSC JEE का प्रीवियस ईयर का मोस्ट रिपीटेड सवाल है। उसने पूछा है कि सिंपली सपोर्टेड के केस में स्पान अपॉन डेप्थ का वैल्यू कितना होता है, 28 होता है। ध्यान देंगे इस बात को। अब हमने क्या निकाला, डेप्थ हमने क्या निकाला है, स्पान अपॉन डेप्थ। हमें निकालना क्या, हमें डेप्थ अल्टीमेटली निकालना है। तो डेप्थ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा जो डेप्थ है वो हमारे, अभी हमने देखा था कि ब्रीथ हमारा कितना था, ब्रीथ हमारा था 3.5 मीटर, 3.5 मीटर में था। हम किस में कंसीडर कर रहे हैं, mm में, तो 1000 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान देंगे ये 3.5 क्या है, ये ब्रीथ है, और इसको हम भाग दे देंगे किससे, इसके रेशियो से, यानी 28 से। तो D इज इक्वल टू कितना आएगा, जब आप इसको पॉज करें वीडियो को और इस वैल्यू को सॉल्व करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, अदरवाइज आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे इसको। तो डेप्थ ऑफ स्लैब हमारा कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जब सोल्यूशन करेंगे तो 125 mm आना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको कैलसी में सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है आपका वैल्यू, 125 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ये तो हमारा कैपिटल D है। कैपिटल D क्या होता है, टोटल हमारा क्या है, ये डेप्थ है।
ठीक है। लेकिन इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, कवर को घटाना पड़ेगा। हमें इफेक्टिव डेप्थ चाहिए, हमें स्मॉल डी चाहिए, हमें ओवरऑल डेप्थ नहीं चाहिए स्लैब की, हमें क्या चाहिए, स्मॉल डी चाहिए। तो स्मॉल डी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 125 mm पूरे में से मान लिया हमने 20 mm। अब ये हम मान लिए हैं, इसकी वैल्यू कहीं नहीं दी हुई है, तो अगर दी नहीं हुई है तो स्लैब के केस में 20 mm हम मान के ओवरऑल में से इसको घटा देंगे। तो कितना आ गई हमारी इफेक्टिव डेप्थ, हमारी इफेक्टिव डेप्थ जो आ गई वो आ गई 105 mm हमारी क्या आ गई, इफेक्टिव डेप्थ आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे स्पैन, हमें स्पैन भी फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन बराबर जो भी हमारा क्या है, स्पैन है, जो भी स्पैन है, यानी जो हमारी जो साइज है 3.5 × 4, ये हमारी स्पैन हो गई। उसमें हम क्या करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ को जोड़ देते हैं। ध्यान देंगे, स्पैन में इफेक्टिव डेप्थ को जब जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये जो हमारी डेप्थ है तो ये इफेक्टिव स्पैन आ जाएगा, इफेक्टिव स्पैन आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि जब इसको जोड़ेंगे तो अब हमने ये कहा कि अब हम इसको जोड़ते हैं। जैसे स्पैन कितना है, लेट अस सपोज LX, ध्यान देंगे LX क्या है, इफेक्टिव स्पैन है। और हमने क्या कहा है, X की डायरेक्शन में, यानी X किसकी डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल वाला, ब्रीथ की बात हो रही है, यानी 4 मीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे X की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे LX और LY दो हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। तो LX में कितना, 3.5 मीटर और गुणे 4 मीटर का ये साइज था, और इसमें ये D क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन ये किस में है, मीटर में है। ध्यान देंगे, हमारी जो साइज दी हुई है रूम की वो मीटर में दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, 105 mm को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.105 आएगा। इसमें भी सेम वही वैल्यू हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे इसको तो अब ये किस में आ गया, मीटर में। तो मीटर में कितना आएगा, ये 3.605 मीटर। और ये हमारी LY की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 4.105 मीटर। ध्यान देंगे, थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि ये 2 वे स्लैब का केस है और न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है। अभी हमें बहुत स्टेप करने हैं, अभी हम सिर्फ दूसरे स्टेप पे हैं। अब हमने क्या किया कि ये निकाल लिया, दोनों वैल्यू LX और LY हमने फाइंड आउट कर लिया। अब LY और LX की वैल्यू हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि यहां पे हम क्या करने वाले हैं, LY अपॉन LX बराबर, अब LY और LX हमें पता चल चुका है, अपॉन 3.605। अब आप यहां पे वीडियो को पॉज करिए और इसको अपने से करिए कैलसी में कि कितनी वैल्यू आ रही है, 1.14। अब हमें क्या पता चला कि डेप्थ पता चल गया और स्पैन पता चल गया कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया, हमें इस D से मतलब था ये भी पता चल गया, और स्पैन हमें ये इससे मतलब था ये भी पता चल चुका है। अब हमें यहाँ पे रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम तीसरे स्टेप पे चलेंगे, थर्ड स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, लोड एंड बेंडिंग मोमेंट निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, लोड। तो लाइव लोड कितना आ रहा था, लाइव लोड थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखूंगा अब यहाँ पे, लाइव लोड कितना आ रहा था, 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 किलो न्यूटन में दिया था, हमने किलो न्यूटन को यानी 1000 से हमने गुणा कर दिया है। अब सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, सेल्फ वेट कितना होगा, सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब, स्लैब का सेल्फ वेट कितना होगा, इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, 1 × B अब जो हमारी क्या है आई हुई है डेप्थ 0.125 D कितना कंसीडर करेंगे, हमेशा और हमेशा 1 मीटर करेंगे। ध्यान देंगे, B कितना करेंगे, 1 मीटर। ये हमारी D हमें पता था, इंटू डेंसिटी कितनी थी, 2500।
ठीक है, अब हमने यहां से क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगी, 3125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि टोटल लोड फाइंड आउट कर ले, क्योंकि हमें टोटल से मतलब है, यानी हमें W से मतलब है, टोटल लोड से मतलब है। W हमारा कितना आएगा, इतना प्लस इतना, तो 3 दूनी 5 यानी 5125 हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ज़रूरी है। हमने आपको बताया था गामा F बराबर 1.5 इंटू फैक्टर्ड लोड, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5125 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7688 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं। यानी जो हमारी वेट आई है टोटल, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पर मीटर लेंथ पे हमारा भार कितना आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे, यानी हम बात करें तो कितना लोड आ रहा है, इतना लोड आ रहा है दोनों का, यानी ये लाइव लोड का भी है और सेल्फ लोड का भी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हमने mx मोमेंट इन x डायरेक्शन, अल्फा x हमने बताया था आपको WLX का स्क्वायर, ये x के डायरेक्शन में, my के डायरेक्शन में क्या होगा, अल्फा y इंटू W इंटू LY का स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा x और अल्फा y की वैल्यू कहाँ पता है, एग्जाम में आपके देगा ये वैल्यू अगर आपको देखना है तो IAS कोड के टेबल नंबर 27 में जाएंगे, वहाँ पे आपको अल्फा x और अल्फा y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हम वहाँ से वैल्यू को क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो अब हम अल्फा x की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये कितनी आएगी, ये आएगी हमारी 0.078 इंटू W अभी आया है 7688 इंटू LX की वैल्यू 3.605 का स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से आई है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप IAS कोड के टेबल नंबर 27 में जाएंगे और LY अपॉन LX ध्यान देंगे। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर वहाँ तो चलेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये वैल्यू इतनी ही लेनी है, LY बाई एक्स, ध्यान देंगे, यहाँ देखें आप, यहाँ से पता चलेगा LY बाई एक्स की वैल्यू डिफरेंट दी रहेगी। आप देखिए कि 1.14 के लिए अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई की वैल्यू कितनी है, तो आप पाएंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी 0.078। अब यहाँ पे MY की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये कितनी आने वाली है, तो ये हमारी अल्फ़ा वाई की वैल्यू आप देखेंगे 0.060 इंटू 7688, W की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है। और यहाँ पे ये LY की वैल्यू भी हमें कितना देखने को मिलेगी, हमने जब LY को किया था 4.105 वैल्यू आने वाली है स्क्वायर। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, MX पता चल जाएगा और MY पता चल जाएगा। अब MX और MY तो हमें पता चल चुका है न्यूटन मीटर, और ये हमारा MY आएगा 5995 न्यूटन मीटर। मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि आप वीडियो को पॉज करके अपने से कैलकुलेटर को चलाइए, कैलसी को, तभी आपका फ्लो भी रहेगा, एरर भी आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ हम गलत कर रहे हैं। अब ये निकल गया। अब हमें MU लिमिट की वैल्यू हमें पता थी, स्टार्टिंग में ही मैंने लिख दिया था 0.138 BD स्क्वायर इंटू FCK। ये फॉर्मूला है SSC JEE में, डायरेक्ट न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने ये कहा कि जो MU है उसको बराबर कर दें किसके, MU लिमिट के। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि इसको बराबर कर देते हैं, जब इसमें तो हमें सारा वैल्यू पता है, B भी पता है, D भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, FCK 20 पता है, तो ये वैल्यू नहीं आ जाएगी, सारी वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आने वाली है, ध्यान देंगे इस बात को। तो हमने कहा MU, अब यहाँ पे MU की वैल्यू हमें क्या पता चल चुकी थी, कैसे देखते हैं। यहाँ पे हमने ये कहा 7794
7794 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.138 BD² इंटू FCK। ठीक है, ये क्या है, mx की वैल्यू हमें पता थी, हमने निकाल लिया है। mx की वैल्यू कितनी है, 7794 गुणे 10⁻³ और बराबर है किसके, इतने के। हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैक्स वैल्यू कंसीडर, ये वाला। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि 7794 गुणे 10⁻³ यानी किलो न्यूटन में था, तो इसको हमने न्यूटन में चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें तो 7794, अब इसको 1000 हम ऐसे लिख दें बराबर 0.138। अब यहाँ पे 1000 B 1 मीटर के लिए, mm में हमेशा B 1 मीटर के लिए कंसीडर करेंगे, और D यहाँ से D का स्क्वायर इंटू 20। ठीक है, इंटू 20। FCK M20 था, तो हम M20 के लिए क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो हमारी D की वैल्यू, अब इसको आप कैलसी में सॉल्व करें इस इक्वेशन को, और आप निकालें कि D की वैल्यू, क्या आपकी D की वैल्यू 53 mm आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया, तो हमें D की वैल्यू भी पता चल गई। अब रेनफोर्समेंट स्टील हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें, अब स्टेप 5वां में रेनफोर्समेंट स्टील हमें फाइंड आउट करना है, यानी स्टील कितना लगने वाला है। तो इसके लिए XU की वैल्यू हमें पता होती है 0.87 FY/AST अपॉन, ये सारा फॉर्मूला आपको ऐसा आप नहीं कर सकते कि मैंने बताया नहीं, सारा हमने फॉर्मूला को बताया हुआ है। बीम के केस में 0.36 FCK इंटू B। अब इसमें सारा वैल्यू को पुट करें, AST हमें नहीं पता, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना है। तो AST निकालना है हमें, XU बराबर 0.87, FY 415, AST ऐसे ही रहेगा, अपॉन 0.36, FCK 20 है, और B हमें कितना है, 1 मीटर के लिए निकालना है। तो mm में वैल्यू हमने कंसिडर किया है, तो इसको 1000 हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने XU देखा। अब यहाँ पे बात करें, अगर हमने क्या निकालना है, हमें AST फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से MU बराबर MX। अब MU और MX की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा रख देते हैं वैल्यू। तो हम कैसे निकालेंगे, 7794 गुणे 1000 बराबर 0.87 FCK यानी सिग्मा ST यानी 415 हो गया, इंटू एरिया ऑफ स्टील 105 माइनस 0.42 इंटू 0.05 एरिया ऑफ स्टील। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है, ये एरिया ऑफ स्टील। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, 215 आएगा। इसको आप सॉल्व करिए और देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान देंगे, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए और देखिए कि 215 mm² आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने बोला था अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, स्पेसिंग निकालते हैं। स्पेसिंग के लिए 1000 A1 हमने लिखा था, यानी एक एरिया का हमारा एक बार का एरिया अपॉन AST। ठीक है, अब हमने क्या कहा, सिग्मा ST 1000 एक एरिया 10 mm बार का हमने क्या किया है कि यहाँ पे लिया हुआ है स्पेसिंग 10 mm, तो π/4 इंटू D² एक का हो गया, अपॉन अब ये क्या है, सिग्मा ST यानी एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा। ध्यान देंगे, तो हमने कैसे कहा कि एरिया ऑफ स्टील कितना आ गया, 215। यही वाला तो हमने पुट किया है। ये फॉर्मूला होता है स्पेसिंग निकालने का। स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1000 इंटू एरिया ऑफ 1 बार अपॉन एरिया ऑफ स्टील। 215 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या स्पेसिंग की वैल्यू 368 mm आ रही है। 368 mm आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए। ये हमारी स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर, जो डिस्टेंस हम रखने वाले हैं एक बार से दूसरे बार के बीच में, वो 368 mm होनी चाहिए।
ये हमने निकाल लिया। अब स्पेसिंग हमने बताया था कि केस में कि 3D और 300, ये हमने बताया था आपको कि 3D और 300 में जो मिनिमम होगा वही हम क्या करेंगे, रखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 3 इंटू, अब D की वैल्यू कितनी है 105, तो ये कितना हो गया, ये 315 mm हो गया और ये 300 हो गया। इन दोनों में कौन सा कंसीडर करेंगे, हमने अभी बोला है कि कौन सा कंसीडर करेंगे, तो जो मिनिमम होगा उसी को कंसीडर करेंगे, मिनिमम। तो 300 mm हमारा क्या होगा, स्पेसिंग होगा। स्पेसिंग हम 368 नहीं कंसीडर करेंगे, ध्यान देंगे। हम अब यहाँ पे कितना यूज़ करने वाले हैं, स्पेसिंग 300 mm यूज़ करने वाले हैं। अब इसके बाद स्पेसिंग भी हमें पता चल चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लास्ट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम D1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो D1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 105 माइनस जो बार डाया जो थी हमारे 10 mm माइनस 10 mm को हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, तो ये 95 mm D1 आ जाएगा। ये D1 कहाँ से आ गया, तो ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे D1 जो निकाले हैं, इसमें हमने क्या किया है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टेंसाइल जो हमारा बार है उसके लिए लार्ज स्पान हमारा कितना है, 10 mm डायमीटर का है, तो हम D1 निकाले हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, 105 मीटर जो हमारा आया हुआ था D, उसमें से हमने क्या किया, हाफ और हाफ ऊपर नीचे से इसको घटा दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फिर से MU निकालने वाले हैं। MU जब हम फाइंड आउट करेंगे तो MU इज इक्वल टू क्या होता है, स्टील के केस में 0.87 FY AST D1 माइनस 0.42 XU। ध्यान देंगे यहाँ पे D1 हो गया है। अब हम वैल्यू क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं, कैसा, MU बराबर MY, एक बार X के लिए और एक बार Y के लिए। तो अब ये कितना आएगा, 6015 इंटू 1000, Y के केस में निकाल रहे हैं 0.87, FY 415 है, एरिया ऑफ स्टील हमें निकालना है, और ये D1 कितना है 95 माइनस 0.42 इंटू XU की वैल्यू हमें पता थी 0.05 AST। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, AST निकालेंगे। AST यहाँ पे है, एक AST यहाँ पे है, यानी स्क्वायर आएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। क्या ये 183 mm आ रहा है, आप कैल्सी में चेक करिएंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और इसको देखेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एरिया ऑफ स्टील के लिए फिर से स्पेसिंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ तो चेंज हो गया, तो फिर स्पेसिंग निकलेगा कितने mm के लिए, 10 mm के लिए। तो π/4 इंटू D स्क्वायर, D की जगह कितना रखेंगे, 10 mm रखेंगे, तो ये कितना आएगा वैल्यू, 79 इंटू 1000, ये कितना आएगा, 79 आएगा, ये अपॉन 1000 अपॉन 183। अब एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया, चेंज हो गया 183। तो ये क्या है, स्पेसिंग है। तो स्पेसिंग S बराबर कितना आया, 432 mm, ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 432 आ गया। अब ध्यान देंगे यही स्पेसिंग हम नहीं यूज़ करेंगे, ये स्पेसिंग हम यूज़ नहीं करेंगे। हमें हमारे पास जो कोडल प्रोविज़न है उसको फॉलो करेंगे कि हमारा जो स्पेसिंग है वो 3D और 300 में जो मिनिमम है उसको हम फॉलो करेंगे। तो 3 इंटू D की वैल्यू 95 आई है, तो ये कितना हो जाएगा 285, और 300 इसमें जो मिनिमम होगा, यानी हम स्पेसिंग 285 mm करने वाले हैं सेंटर टू सेंटर। यानी जब हम LY के केस में, यानी जो Y डायरेक्शन में जो लेंथ हम फैलाएंगे उसकी जो क्या होगी, स्पेसिंग होगी वो 285 mm सेंटर टू सेंटर होगी। तो ये हमें पता चल गया है, यानी अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें रेनफोर्स्ड में चेक करना है कि ये रेनफोर्स्ड में अच्छा है या नहीं है, कितना हम डालें। तो हमने आपको एक बार बताया था, मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि कम से कम 0.12%, कितना, कम से कम 0.12% तो हम रेनफोर्स्ड को डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, तो
तो हम यहाँ पे इस केस में क्या करने वाले हैं, कम से कम एटलीस्ट हम यहाँ पे 0.यहाँ पे हम VI यानी हम छठवां कर रहे हैं प्रोसीजर, तो इसमें हम चेकिंग इन रेनफोर्समेंट स्टील। अब हम स्टील चेक कर रहे हैं कि क्या पर्याप्त स्टील है कि नहीं। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे लिखेंगे एज पर द कोड मिनिमम एरिया ऑफ टॉर स्टील शुड नॉट लेस देन 0.5%। यानी इसका मतलब क्या है, यानी हमने कहा कि जो मिनिमम एरिया ऑफ टॉर स्टील है वो इतने से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम जो हमारा स्टील होगा वो क्या होगा, पूरे जो हमारे कंक्रीट के एरिया का जो होगा वो 0.12% से कम नहीं होना चाहिए स्टील हमारे 2वे स्लैब के केस में, इस पार्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर। अब हमने कैसे निकालेंगे, तो 125 जो हमने अभी निकाला इंटू 1000 इंटू 12% को अगर हम 100 कर दें तो यानी 150 mm² हमारा क्या आ गया, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे यानी AST इन बोथ डायरेक्शन इज ग्रेटर देन दिस, यानी हमने क्या कहा कि जो एरिया ऑफ स्टील हमने निकाला है अभी वो दोनों डायरेक्शन में 150 से ज़्यादा है। आप देखेंगे कि एरिया ऑफ स्टील इससे ज़्यादा है, यानी सेफ है, हम ओके है, यानी हम ठीक हैं। यानी एरिया ऑफ स्टील जो है कम से कम इतना आना चाहिए और हमारा इससे ज़्यादा आया हुआ है, यानी हम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने ये कहा कि रेनफोर्समेंट पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट हम चेक करने वाले हैं, जो हमारा लास्ट प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, शियर में। अब हम शियर में चेक करते हैं, शियर में चेक इन शियर। अब हम शियर में शियर फोर्स फॉर स्मॉल स्पान, यानी छोटा स्पान जो था उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था 1/3 इंटू W इंटू बी। तो 1/3 W कितना था, जो लोड टोटल लोड आ रहा था 7688 गुणे, अब B हमारे पास कितना है 3.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 8970 न्यूटन हमारा आ गया। यानी शियर फोर्स स्मॉल स्पान पे जो लगने वाला है वो इतना लगने वाला है। और यहाँ पे शियर फोर्स फॉर द लार्ज स्पान, अब ये कितना लगने वाला है, ये लगने वाला है हमारा, हमने इसके लिए फॉर्मूला बताया था L/B/2 प्लस L/B ब्रैकेट बंद W इंटू बी। अब LB हमें पता है, L/B की वैल्यू हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में निकाला था जब मैं चेक कर रहा था कि ये 1 वे है या 2 वे है, तो उस केस में 1.14 आया था जो 2 से कम था, अपॉन 2 प्लस 1.14। W अभी हमने लिखा 7688 गुणे, अब ब्रीथ कितना हो जाएगा 3.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 9769 न्यूटन, 9769 न्यूटन, इतना हमारा लोड आने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने कहा कि मैक्सिमम शियर फोर्स को यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, यानी VU अल्टीमेट जो शियर फोर्स हमारा आएगा जो ज़्यादा वाला, उसी को हम कंसीडर करके सॉल्व करने वाले हैं। अब हमने क्या कहा कि नॉमिनल शियर फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, तो V बराबर VU अपॉन B इंटू डी, ये हमें पता है, VU अभी निकल गया 9769 अपॉन B भी पता है, D भी पता है। B हमेशा 1 मीटर और इसमें हम 1000 का मतलब क्या है, हम mm में कंसीडर कर रहे हैं, और D कितना है 105 mm, तो ये कितना आ गया 0.10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी नॉमिनल जो शियर फोर्स आएगा वो हमारा इतना आने वाला है।
तो हमने क्या किया कि सीयर में भी इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सीयर में करने के बाद अब हम एरिया ऑफ रेनफोर्स्ड निकालेंगे इन स्टील। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट यानी एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन स्लैब, यानी AST हम निकाल रहे हैं स्लैब में कितना लगने वाला है। अब देखो 79 का मतलब कहाँ से आ गया, π/4 d स्क्वायर, d कितना है 100, जब π/4 इंटू डी यानी 10 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा 79 इंटू 1000 1 मीटर के लिए अपॉन 300, तो कितना आ गया 263 mm स्क्वायर। अब परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, PT इज इक्वल टू 100 इंटू 263, हमने इसके लिए भी फॉर्मूला लिखवाया हुआ है आपको, 1000 इंटू 105, तो ये कितना आएगा 0.25%, कम से कम इतना हमें क्या करना है डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर स्लैब टाउ जो C1 हमारा आने वाला है, C की वैल्यू K इंटू टाउ C होता है, और जो हमारी टाउ C की वैल्यू होने वाली है टेबल से, अगर हम टेबल में देखेंगे अगर हमारा PT के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील इतना है तो टाउ C की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये हमें देखने को मिलेगा 0.36। तो अब हमने क्या कहा कि इसको हम K, और K की वैल्यू कितनी होती है 1.3 होती है इंटू 0.36, तो ये हमारा वैल्यू 0.47 आ चुका है। कितनी आया 0.47 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो टो C1 है वो ज़्यादा है टो V से, इस चीज़ को ध्यान देंगे, यानी इस कंडीशन में शियर रेनफोर्समेंट हमें ज़रूरत नहीं है डालने की, यानी हमारा स्लैब बिना शियर रेनफोर्स्ड के ही क्या है सेफ कंडीशन में है, तो हम ये क्या कहेंगे ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन होनी चाहिए। इसी का अगर उल्टा हो जाता तो हमें मिनिमम रेनफोर्समेंट डालना ही डालना पड़ता। तो ये हमारे जितने भी स्टेप हम लोगों ने देखा, ये स्लैब 2वे स्लैब का हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जिसमें देखा कि डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर को हमने फॉलो किया। थोड़ा सा लेंदी होता है न्यूमेरिकल, और मैं आपको बताऊं कि इतने लंबे न्यूमेरिकल कभी भी UPBT एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि 2.5 घंटे के एग्ज़ाम में 1 घंटे का तो इसी में चला जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बट हाँ कंपटीशन लेवल का या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपको हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होगा। तो मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल में, तब तक के लिए धन्यवाद।